सर जब आप पहली बार पाकिस्तान जाते हो तो क्या अलग चीज आप वहां पे पाते हो? क्या आपको एज एज आप हिंदुस्तान के एक डिप्लोमेट के तरीके से आप 2002 में पहली बार जब जाते हो तो क्या आपको लगता है थोड़ा सा एंग्स्ट फील होता है, या आपको ये लगता है कि मैं एक डिप्लोमेटिक मिशन पे हूँ, ये जो देश है ये एक एनिमी कंट्री है हमारे लिए, या ये देश जो है इनके साथ हम एक डिप्लोमेसी के तरीके से ही बात कर सकते हैं, या हमारी जो एक शेयर्ड हिस्ट्री है, एक लिव्ड हिस्ट्री है, इसको भी हमारे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? क्या ओपिनियंस, क्या आपके दिमाग में चल रहा नहीं, था? ये जो आपने कहा ये सब ओपिनियंस थे मेरे। मतलब जब मैं 2002 में गया था हालात बहुत ही खराब थे, जिस तरह आजकल हैं उसी तरह थे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो एकदम पराक्रम के समय की बात है। पार्लियामेंट पे मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो हालात बहुत ही खराब थे। तो जितने भी आपने इमोशंस, अभी जितने भी आपने सेंटिमेंट्स बताए, एनिमी कंट्री बट एट द सेम टाइम कल्चरल सिमिलैरिटीज, ये सब यू ऑल इट्स नेचुरल। पर सबसे ज़्यादा मुझे ये लगा कि जब मैं पाकिस्तान में था कि ये मतलब आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ इन अ मिरर। अच्छा। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ अस इन मेनी वेज। अच्छा। एंड कुछ हद तक वो सही है। मतलब टू थिंक दैट वी आर द सेम पीपल इज ट्रू। मतलब सही भी है और गलत भी है। बिकॉज जो मेरी रीडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री है और पाकिस्तान में जो लोगों की रीडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री है वो काफ़ी अलग है। इसको आप रिकंसाइल नहीं कर सकते। बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू आर इंटरनली कंसिस्टेंट। तो अगर आप चाहें कि दैट यू कैन कन्विंस अ पाकिस्तानी अबाउट योर पोजिशन ऑन कश्मीर, इट्स नॉट पॉसिबल. And however hard he tries to convince me of his position on Kashmir, it's not possible. So these are two different perspectives. They are two, because we cannot, after all, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ, this was the result of two different points of view. And if those views could not be reconciled then, they cannot be reconciled now. Okay. So मुझे शुरू से लगा that with Pakistan we have to understand that there are two different points of view. And once we accept there are two different points of view, then we can talk further. पर अगर मैं accept ही ना करूं, then we will not be able to do anything. तो मैं हमेशा my way of dealing with Pakistanis was that it's not my job to convince you. मतलब जो the role of Indian diplomacy in Pakistan is not to convince them. मैं उनको ये नहीं, कभी नहीं कन्विंस कर सकूंगा कि आप कश्मीर छोड़ दो। वो मानेंगे ही नहीं। वो के इन पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर कश्मीर। And similarly they will never be able to convince us. So we have to accept differences and then try to see और क्या कर सकते हैं। तो वो क्या रास्ता था फिर कन्विंस ना करने के अलावा, जो दूसरा रास्ता था, किस तरीके से आप? ये बात मतलब this is something we all have to understand कि all over the world diplomats exist because there are points of view which cannot be reconciled. मतलब जैसे अगर आप फॉर इंस्टेंस जापान और चाइना को देखें, दे हैव टू डिफरेंट व्यूज ऑफ हिस्ट्री. दे विल नेवर चेंज दोज व्यूज. पर इसका मतलब ये नहीं दैट दे कैन नॉट स्टिल डू थिंग्स टुगेदर. So the same applies to India and Pakistan. That even if you cannot convince the other, but you can still have a relationship. You can still try to make progress on some issues. एक वो कोट भी है ना सर, if you cannot convince anyone, confuse them. हाँ, but that's a short term view. मतलब आप कब तक confuse कर सकोगे उनको? मतलब मेरी राय में मतलब there is मतलब ये आप कोई चाल नहीं खेल सकते जिससे आप जीत जाओगे. मतलब तीन पत्ती नहीं है ये कि आपने कोई चाल चली और उसको पीट दिया, उससे नहीं होगा. Okay. मतलब Indians cannot fool Pakistanis and Pakistanis cannot fool us because we know each other too well. सर ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में मैं बिल्कुल सीधे सीधे सवाल आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान तो एक प्रॉक्सी था, असली गेम तो चाइना कर रही थी, और संडे मॉर्निंग पोस्ट ने ये एक रिपोर्ट में भी कहा है कि जितना भी उस फिल्म का जो डायरेक्टर थे वो तो चाइनीज़ थे। तो चाइना
को और पाकिस्तान को हमने एक साथ लाके खड़ा कर दिया है, और वहाँ पे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन तो पार्लियामेंट में ये भी कहते हैं कि हमारी ये सबसे बड़ी विफलता है कि हमने चाइना और पाकिस्तान को एक कर दिया, जो कभी एक नहीं होने थे आसपास। नहीं, चाइना और पाकिस्तान तो एक कम से कम 60 साल से है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। 1971 में भी चाइना और पाकिस्तान एक थे, उसके बाद भी कई ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते मतलब साथ साथ खड़े थे। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, जब हमारे इतने सीरियस डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान चाइना के साथ, और बहुत गंभीर डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये स्वाभाविक है और कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट एक्सियोमैटिक। सो वी शुडंट बी सरप्राइज्ड बाय इट। इसमें मतलब कोई बहुत नई बात नहीं हुई ऑपरेशन सिंदूर में जो पहले नहीं था। ओके, एक नई बात हुई जो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी और सभी कंट्रीज़ थी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, हम अकेला पड़ गए थे इंटरनेशनल फॉर्म्स में, ऐसा क्यों था? अब इसकी कई वजह है, बिकॉज एक तो ये है कि दैट वी आर मच बिगर देन पाकिस्तान एंड ऑल आवर नेबर्स आर मच स्मॉलर देन अस, तो उनको हमेशा ये लगता है दैट वी हैव टू टेक द साइड ऑफ द स्मॉलर कंट्री। सो दैट इज़ आई थिंक अ फैक्ट ऑफ लाइफ। पर कुछ हद तक ये भी एक मुद्दा है दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू कैरी इंटरनेशनल ओपिनियन अलॉन्ग विद अस। इट्स नॉट जस्ट नेबरिंग कंट्रीज, और जगह भी वी हैव नॉट बीन एबल टू कैरी इंटरनेशनल ओपिनियन अलॉन्ग विद अस, और उसकी कई वजह है, इट्स नॉट अ सिंपल रीज़न। मुझे जो लगता है सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो था, जो मतलब जो 2001 से 9/11 के अटैक्स के बाद वो फेज़ अब हिस्ट्री का ख़त्म हो गया है। तो जो भी देश हैं, व्हेन दे टेक अ पोजीशन ऑन इंडिया पाकिस्तान इश्यूज, दे डोंट टेक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, दे टेक इट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट्स। ओके, इसमें दो बातें निकल के आती हैं सर। आपने कहा कि हमेशा स्मॉलर कंट्रीज़ का साथ देते हैं, पर पहले तो ऐसा नहीं होता था, नंबर एक। दूसरी बात ये कि अमेरिका को पाकिस्तान ये समझाने में कैसे काबिल हो गया, कि वो कन्विंस करने में कैसे काबिल हो गया कि जनरल मुनीर को वो डिनर देते हैं, और हमारे साथ उस तरीके के रिलेशन अमेरिका के साथ हम नहीं बिल्ड कर पाए। तो ऐसा क्यों था? ये दोनों चीज़ें किस तरीके से हैं कि पहले जो देश हमारे साथ थे वो अब नहीं थे? पहले भी तो हम बड़े ही देश थे, ये तो हुआ नहीं कि अब 20-30 सालों में बड़े हो गए हों। वो भी जैसे हुआ मैंने था। आपसे कहा, एक जो बहुत बड़ी चेंज हुई है सिचुएशन में, और वो हम लोगों ने शायद पूरी तरह समझे नहीं। वी थॉट पीपल विल ऑटोमेटिकली सपोर्ट अस बिकॉज पहलगांव में इतना सीरियस टेररिस्ट अटैक हुआ था, बट द फैक्ट इज द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज ओवर। अब कंट्रीज डोंट टेक पोजीशन ऑन टेररिज्म नाउ, दे टेक इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट्स। एंड कुछ हद तक जो आपने यूनाइटेड स्टेट्स की बात की, कुछ हद तक ये भी मतलब हम 2016 के बाद, क्योंकि यूएस और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे, और साथ ही साथ भारत और यूएस के रिश्ते और मजबूत होते गए, हमें ये लगने लगा दैट दिस इज़ अ परमानेंट सिचुएशन। बट एक्चुअली यूएस इज़ ऑल्सो लुकिंग एट इट्स ओन इंटरेस्ट्स, और वो हमेशा यही चाहता है दैट दे हैव अ इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पर सर ये अब तो आप मेरे से बहुत डिप्लोमेट के जैसे बात कर रहे हो। मैं आसान भाषा में जवाब चाह रहा था आपसे। मैं सीधा, आपने जैसे कहा कि आपने पहलगाम अटैक के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को सुनना पड़ रहा है बहुत अच्छे से, अब आपको मैं शब्दों से बातें निकाल रहा हूँ, तो डिप्लोमेसी में ऑटोमेटिक तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता है। तो ये हमारी सोचने में गलती थी। आपके सोचने में गलती थी या डेलिब्रेशन था आपका? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो डेलिबरेटली इस तरीके से कर रहे थे, या हमारी गलती थी ये? नहीं, गलती इन द सेंस कि हमने सोचा कि और लोग सपोर्ट करेंगे जिस तरह पहले सपोर्ट करते रहे, पर हम ये नहीं समझ पाए कि मतलब और लोगों के कंट्रीज के इंटरेस्ट शायद अलग हों। पर आपने ये जैसे कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशन 2016 के बाद बिगड़े, तो आपने सोचा कि परमानेंटली वो हमारे साथ अच्छे बने रहेंगे, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं? अब सोचा हमने,
कि मतलब ये तो सर क्लास की बात होगी, डिप्लोमेसी की बात थोड़ी ना है। ये तो बहुत ही मतलब बहुत साधारण सा एक्सक्यूज है, ये डिप्लोमेटिक आंसर थोड़ी ना है सर। प्लीज गिव मी डिप्लोमेटिक रीजन, आई वांट टू नो द रियलिटी नहीं, बिहाइंड दिस थिंग। अब रियलिटीज ये है कि जो हमारे रिश्ते यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इतने गहरे हो चुके हैं कि हम लोग सोचने लगे कि द यूनाइटेड स्टेट्स विल स्टैंड विद अस ऑन ऑल इश्यूज, और ये गलत फहमी है दैट दे विल स्टैंड विद यू ऑन ऑल इश्यूज। हमारे रिश्ते इतने अच्छे होने लगे हैं, फिर भी वहाँ का प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहता है कि मैं इनका पॉलिटिकल कैरियर कभी भी बर्बाद कर सकता हूँ। अब ये तो उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहा है, एग्जैक्टली, आई कैन कोट इट, आई कैन कोट सर। ही सेड आई डोंट वांट टू गेट हिम इनटू ट्रबल, इस तरह से कुछ कहा, बट दैट इज आई थिंक मोर हाँ हाँ, मैं चाहूँ तो उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ, वो मेरे दोस्त है, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। पर अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगर तो वो बहुत लोगों के बारे में कई कई चीजें कह चुके हैं, so how much importance to give it also depends on you. So he's not a serious guy. I know it's not as if he's not a serious guy, but I think you can understand US India relations from a much more serious perspective rather than just statements of President Trump. Okay. Because he keeps changing his mind every day. मैं उसी पे आता हूँ सर। लेटली ईरान वॉर चल रहा था, तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मीडिएटर साबित हुआ यूएस और ईरान के बीच में, तो उनका तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। इसको आप किस तरीके से देखते हो? मैं इस तरीके से देखता हूँ दैट पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री। ये तो हमारी सोच हो गई, वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट पाकिस्तान इज समथिंग विच इज इररेलेवेंट, पर मेरी राय में पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड in terms of population. It has nuclear weapons. So it obviously has an importance. और जब US और ईरान के बीच में जंग शुरू हुई, because Pakistan is the immediate neighbor of Iran, it would obviously play a role. और उन्होंने कोशिश भी ये की कि मतलब because their interests also were to reduce, to bring an end to the conflict. जिस तरह हमारा भी इंटरेस्ट यही है कि conflict में रोक हो, उसी तरह पाकिस्तान का भी वही इंटरेस्ट था। एंड बिकॉज दे आर ए इमीडिएट नेबर ऑफ ईरान, दे फाउंड दैट दे वर एबल टू प्ले अ रोल। तो अब ये कहना कि मतलब ये उन्होंने क्योंकि एक रोल प्ले किया, ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक डिफीट है, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोच में कोई गलती होगी कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्या अमेरिका के लिए हिंदुस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है? नहीं, मुझे नहीं लगता। पर वो इंडिकेशंस तो दे रहा है वो सेम नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। आई थिंक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ये हैं दैट द यूएस विल फॉलो इट्स ओन इंटरेस्ट्स, दे वोंट डू थिंग्स व्हिच आर इन योर इंटरेस्ट, दे विल फॉलो इट व्हाट इज इन देयर इंटरेस्ट। ये हम क्यों नहीं करते फिर? हमें करना चाहिए, करते भी हैं। like we have also after all taken positions depending on our interests on what happens in Ukraine, what happened in Iran. ये नहीं कि we don't follow our own. अभी लेटली तो हमारे को तो पूछ के तेल खरीदना पड़ रहा है अमेरिका से। अब अगर आप देखिए हम इंटरेस्ट कैसे देख रहे हैं? If you see what are your interests, अगर आप ईरान में जो सिचुएशन अभी है, what is your interest? मतलब आपके इंटरेस्ट में अब 3-4 चीज़ें आती हैं। The first and most important thing which is in your interest is the 10 million Indians who are in the Gulf. अब after all ये जो ईरान में सिचुएशन है, दे आर नॉट जस्ट 2 or 3 पार्टीज। जितने भी गल्फ में सऊदी अरेबिया, यूएई, दे आर आल्सो पार्टीज, एंड उधर यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस, सो देयर वेलफेयर इज वेरी मच पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। तो मेरी राय में, और लोगों की राय अगला, ये एक पीओवी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक द इंडियंस इन द गल्फ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी व्हाट वी डिड। ओके, that's your opinion. That's my opinion. Are you a close friend of Jaishankar? No. I know him very well, but I'm not a close friend. How do you see him as a external affairs minister? As an external affairs minister, how do you see him? How do you judge him? No, I think the personalities are not important, because on personalities we can have different views. But he's an accomplished diplomat. He has been ambassador in China, he's been ambassador in the US, so he understands diplomacy. It's not as if he doesn't know what is our national interest. But in the end, he will follow his own assessment of what is our national interest. Your assessment can be different, but many people feel that, look, we ended up being too close to Israel and
the US. हमने मतलब we identified our national interest too closely with the US and with Israel. That is one point of view. ये नहीं कह रहे वो point of view नहीं है. But in my view, I think the biggest pressure point on us was not so much Israel. It was not even our relations with the US. It was the fact that there are 10 million Indians in the Gulf. And we didn't want to have any friction with the rulers of the Gulf states. सर आपने जो बात कही ना, एक्चुअली स्टेट यही हमारा देश के जो डिप्लोमेसी है वो भी यही कहती है. आर यू वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैं नहीं, आई एम नॉट वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप कैमरा पे तो मानेंगे भी नहीं. बट दिस इज माय व्यू. ओके, मतलब आई फील दैट कहाँ पे इन्वेस्टेड हो आजकल आप? आप कहाँ पे इन्वेस्टेड हो? मीनिंग आप आजकल क्या कर रहे हो? आजकल कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? मैं एक किताब लिख रहा हूँ. दैट इज माय बिगेस्ट investment. That's a great diplomatic answer. No, it's not a diplomatic. It's the truth. मैं वापस उसी पे आता हूँ, जयशंकर के ऊपर में. आपने इजराइल की बात करी, अमेरिका की बात करी, हमारे उनसे प्रॉक्सिमिटी की, और 10 मिलियन गल्फ के लोगों की बात करी. एग्जैक्टली ये चीज़ें हमारी सरकार भी कहती है, पर इन चीज़ों में कई अलग अलग ओपिनियंस है और उनके फेल्योर्स भी हैं जिनको ढकने के लिए ये बातें कही जाती है. मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ. मैं जयशंकर की काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक समझ के ऊपर पर्दा डाल लिया? That can be your point of view. No, मैं पूछ रहा हूँ आपसे. नहीं, आप स्पेसिफिकली पूछिए. मतलब मैं स्पेसिफिकली about which situation? रीसेंट सिचुएशंस, ईरान के ऊपर हमारा हो गया हो, या पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमारा हो, ईरान के और इजराइल जाना हो हमारा. क्योंकि आप इजराइल जाने जब जाते हैं तो रादर डिप्लोमेटिकली आपको पॉलिटिकली ज़्यादा फायदा होता है हिंदुस्तान के अंदर में. मेरी राय में मे बी यू कैन से दैट इजराइल प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट हैव गॉन टू इजराइल एट दैट टाइम, जस्ट बिफोर द मे बी. आई मीन इन माय व्यू फॉर इंस्टेंस, in this situation जब हुई after the assassination of the supreme leader in Iran, we should have definitely said something. या जब वो इरानियन नेवल वेसल को टॉर्पीडो अटैक किया गया after it had participated in a event in India, we should have made some comment. But these are, specific issues. But based on this specific issue, you cannot say that domestic politics has guided our approach. Maybe in other issues with regard to Pakistan, domestic politics has played a larger role than it did in the past. But I think in the Iran situation, in my assessment, our relations with the Gulf countries played a decisive role. सर इसी में मैं आपको बताऊं, जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके जस्ट बाद ईरान ने हमारे को कंडेम मैसेज, मतलब एक मैसेज दिया था और उसको कंडेम किया था पूरा का पूरा. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो चाबार पोर्ट है वो हमसे क्यों ले लिया गया? और उसी चाबार पोर्ट से 70 किलोमीटर दूर ग्वादर पोर्ट है जो चाइना का एक सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है. हमने इतना इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, ये करने के बाद भी हमसे चाबार पोर्ट अनसक्सेसफुल क्यों हो गए? चाबार पोर्ट के मतलब अगर आप बारीकी में जाएं, देन देयर आर मेनी इश्यूज. एक तो यू कैन नॉट कंपेयर ग्वादर विद चाबार. जो चाइना की पोजीशन पाकिस्तान में है, हमारी पोजीशन वो ईरान में कभी नहीं हो सकती. मैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ मैं. तो चाबार में जिस तरह वी हैव वन जेटी, उसी तरह चाइना के भी 2-3 जेटीज हैं. इट इज नॉट एज इफ दिस इज योर पोर्ट और उधर आप छा गए हो और कोई नहीं है. सो इट इज सिंपलिस्टिक टू ड्रॉ दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन. अब क्यों व्हाई वाज चाबार टेकन अवे? चाबार हमसे ले लिया गया या हम ही हट गए उससे पीछे? ये सवाल है सबसे पहले. एंड आई थिंक द रियल रीजन वाज हम ही खुद हट गए. व्हाई? बिकॉज यू डिडंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ सैंक्शंस ऑन योर कंपनीज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. ये चीज हमारे को पहले समझ नहीं आ रही थी. बिल्कुल, काफी सालों से आ रही है. तो हमने क्यों इन्वेस्ट किया फिर? आफ्टर ऑल भाई, जहां पर आपको मौका मिला आपने थोड़ा बहुत किया. फॉर सम टाइम द यूएस गिव एन एग्जेम्पशन ऑन. तो इससे बड़ी असफलता हमारे लिए क्या होगी कि हम यही चीज समझने में नाकाबिल हो गए? आई डोंट थिंक समझने में नाकाबिलियत हुई है. मतलब आफ्टर ऑल यूएस सैंक्शंस जो ईरान पे रहे हैं, दिस इज समथिंग वी हैव डेल्ट विद फॉर 20 इयर्स. इसमें नई बात तो नहीं है. बिलियंस डॉलर वहां इन्वेस्ट करके हम पीछे हट गए. ये हम इसको एक तो बिलियंस डॉलर हमने इन्वेस्ट किए नहीं है.
जो चाबहार में हमारे इन्वेस्टमेंट्स दे आर मच ऑफ अ लोअर ग्रेड। और अगर ये कहना कि हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए वो दूसरी बात है। एंड नॉट एवरी इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली लीड्स टू आउटकम। पर अगर आप यूएस सैंक्शंस देखें ईरान पर, तो ये पहली बार तो हुए नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमको ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन करनी चाहिए थी, हमने क्यों नहीं की? आफ्टर ऑल हम उससे पीछे क्यों हटे? बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज इन आवर इंटरेस्ट कि वी डू द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील एंड ट्राई टू कीप द यूएस close to us rather than antagonize it by going into the Iran Pakistan India pipeline। तो हमने मतलब US sanctions are a fact of life। तो आप ये नहीं कह सकते कि I will decide policy on Chabahar as if there is no other factor operating on us। अगर मैं चाबहार में इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करूं and take the risk of US sanctions on my companies and those companies lose valuable business, I think ये तो बेवकूफ़ी होगी। 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में इसको अपनी सबसे बड़ी सफलता बताया था। किसको? चाबहार पोर्ट को। आई थिंक चाबहार थी, इट वाज अ गुड सक्सेस। मतलब ये कोई नया प्रोजेक्ट तो है नहीं, इट्स नॉट अ बीजेपी प्रोजेक्ट। नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बीजेपी प्रोजेक्ट और पर्टिकुलर पार्टी प्रोजेक्ट। मैं सरकार की उससे बात कर रहा था सर। इससे अगली नहीं, आप यू सी एक चीज यू मस्ट अंडरस्टैंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट यू डू नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। You can do certain things which are in your control, but you cannot control the actions of other people. तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं चाबहार में चाहता हूं मैं ये करूंगा ही regardless of the consequences, because that would be folly। US sanctions on Iran, the breakdown of US-Iran relations, these are facts of life। इसको हमको we have to recognize them। You cannot उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उनको नज़रअंदाज करके ये नहीं कह सकते कि हम चाबहार हमारे हाथ से छूट गया। नो, इट वुड बी इनकरेक्ट। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। यू मेड अ कैलकुलेटेड डिसीजन कि एक तरफ है आपके ईरान के साथ रिश्ते, ठीक है, जैसे एक तराजू है तो यू हैव रिलेशंस विद ईरान, और तराजू के जो दूसरा पल्ला है उसमें यू हैव रिलेशंस विद यूएस, यू हैव रिलेशंस विद इजराइल एंड यू हैव रिलेशंस विद द गल्फ कंट्रीज। And your assessment was that this side is heavier। अब इसमें there is no domestic politics। Domestic politics आती है foreign policy में, but in this calculation there is no domestic politics। ये तो it's a very very clinical exercise that which side is heavier। And what about then you see then foreign policy or diplomacy comes in कि ये तो आपको करना ही है, because your interests are pushing you in this direction। How do you moderate this position? How does it appear as if your position is balanced? Now there I agree with you, maybe we were not able to show that our position is balanced। इसलिए मैंने कहा कि we should have said something about the assassination of Khamenei or about that naval vessel being targeted, because that would have हमारे इंडियन ओशन में बताओ, हमारे इंडियन ओशन में टारगेट, वही मैं कह रहा हूँ। So that उससे आप बदल नहीं सकते reality। You cannot save that ship। It was after all targeted in international water, but you show your position as having balance। पर जहाँ तक आपका इंटरेस्ट का सवाल है, you know, the which side is heavier is very clear। सर एक कोट है, absence is the best form of presence। और जो खेमेनाई के डेथ के बाद जो हमारा कोई भी कमेंट नहीं था, हमारी कॉन्डोलेंसेस में नहीं था, क्या उस चीज़ को ये उस तरीके से शो नहीं करते? जैसे आपने कहा कि एटलीस्ट हमारे को वहाँ पे कुछ श्रद्धांजलि या कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी वेंट आफ्टर 3 days, पर मुझे लगता है दैट वाज नॉट इनफ। सेक्रेटरी के लेवल की चीज़ थोड़ी नहीं, जो भी है, बट आई फेल्ट इट वाज नॉट इनफ। बट एंड सर्टेनली आई थिंक बट यू नो आप दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हो। वन इज द ऑप्टिक्स एंड द अदर इज द सब्सटेंस। जहाँ तक सब्सटेंस का सवाल है, देयर इज एक्चुअली देयर इज नो टू व्यूज। The optics you can have different views कि मतलब किस तरह we should have played it। ओके, जनरल मुनीर को अगर हम इंटरनल बात करें पाकिस्तान की, तो 27th अमेंडमेंट के बाद उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया और उनको एक विक्टर के तौर पे देखा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और अमेरिका भी उनको भाव दे रहा है। तो उसको आप इंटरनल पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स? जी, और पर्टिकुलरली जनरल मुनीर का राइज। नहीं, जनरल यू सी, एक तो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है फॉर द लास्ट 7-8 years इट्स बीन वेरी डिस्टर्ब। उसमें कोई नई बात नहीं है, उनकी हमेशा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्टर्ब।
I think Operation Sindoor helped General Munir in consolidating his position. You see, because जहाँ तक, if you see the Pakistan military's image in Pakistan, उसकी इमेज काफ़ी हद तक खराब हो गई थी. It was severely dented. Because एक तो the economy was not doing well, there were all kinds of internal issues. बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं बलूचिस्तान में, इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. और सबसे बड़ी बात है, द मोस्ट पॉपुलर political leader and the most popular political party has been jailed. Imran Khan is still in jail. So their image was quite dented. He was able to use the Operation Sindoor situation to his advantage. Okay. Now, to some extent, it is inevitable. You see, whenever there is a situation of confrontation with India, the popularity of the Pakistan army goes up. अगर आप मुंबई टेररिस्ट अटैक्स के बाद भी सिचुएशन देखें, the same thing happened. Because the military will try to use that situation. सर इंटरेस्टिंगली आपने किताब के आखिरी एपिलॉग में भी लिखा है, उसमें भी अंदर भी है कि नटवर सिंह जी कहते हैं कि हमारे इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर लाइज इन द पास्ट. और मैंने मणिशंकर अय्यर जी का इंटरव्यू किया था, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या सलूशन लगता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे को पहले तो पाकिस्तान को एक स्टेट समझना चाहिए, उनके साथ एक इज्जत से बात करनी चाहिए कि वो क्या है, हमें वो समझना चाहिए, और फिर हमारे को बातचीत करनी चाहिए. आरएसएस के एक पोस्ट पे हैं होसबोले साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे को पाकिस्तान से बातचीत के लिए आगे वो प्रोसीड करना चाहिए अपने आप को. तो इस बातचीत और कम्युनिकेशन के मीडियम को आप किस तरीके से देखते हैं, या ये बातचीत होती ही रहती है, कोई फ़ायदा नहीं है इनका? मेरी राय में मतलब बातचीत तो करनी चाहिए, पर मेरी राय में ये सोचना कि बातचीत करके यू विल सॉल्व ऑल इंडिया पाकिस्तान इश्यूज, ये गलत फहमी है. आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हमेशा रहेंगे एंड रिलेशनशिप हमेशा अप एंड डाउन रहेगा. मतलब ऐसी कभी सिचुएशन नहीं होगी कि हम यूरोपियन यूनियन की तरह बन जाएंगे. पर इच्छा तो है सर, इच्छा हो सकती है, पर गलत फहमी है. इट विल नॉट हैपन. ठीक बात है. यू नो, यू हैव टू बी रियलिस्टिक. बिकॉज जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. इट्स लाइक जो मैंने आपसे कहा कि आई फेल्ट आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ इन अ मिरर. सो यू कैन नॉट रिकनसाइल बोथ पोजिशंस. द डिफरेंसेस विल ऑलवेज रिमेन. द चैलेंज इज हाउ टू मैनेज दीज डिफरेंसेस. ऐसा नहीं होने चाहिए, बिकॉज वी आर बोथ न्यूक्लियर पावर्स. We should not be in a situation where you are always on the point of conflict. So you have to manage the situation better. And managing the situation better means that yes, you must have some engagement. You must have some dialogue. कुछ बातचीत होनी चाहिए. But please don't think that by dialogue you can resolve all the issues. It won't happen. तो पैरेलल मस्कुलर पॉलिसी चाहिए हमारे को. I think कुछ हद तक you will need a securitized policy. And what will be that? That will be that if there is a terrorist attack on you, you will have to take action. You see, there are not just two factors. It's not just India and Pakistan. There is India, Pakistan, there is domestic opinion in Pakistan, and there is domestic opinion in India. इस equation में 4 elements हैं, and all the elements are equally important. That's the thing. So, हाँ जी सर, सो उसको आप किस तरीके से देखते हो? मुनीर के राइज को जैसे आप बता रहे थे, I- उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर पर्टिकुलरली? मुझे नहीं लगता कि उतना फर्क पड़ेगा. यू नो, इन द एंड पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, इट इज़ क्वाइट बैड. तो मुनीर्स राइज एंड आर्मी का कंसोलिडेशन एंड दे आर गेटिंग क्लोज टू द यूएस, दीज आर ऑल सुपरफिशियल फैक्टर्स. जो द एक्चुअल रियलिटीज ऑफ द कंट्री आर डिफरेंट. So I don't see it making that much of a difference. सर, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें जैसे अभी यूएई का और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट समझौता ये है कि अगर आप के देश सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ है, तो वो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई हमारे ऊपर वॉर करेगा तो हम आपके ऊपर वॉर करेगा तो हमारे ऊपर समझेंगे, हमारे ऊपर करेगा तो आपके ऊपर समझेंगे. तो ये चीज़ तो असली स्ट्रेटेजिक टाइज तो वहाँ पे हो रही है रादर देन हमारी और अमेरिका और इन सब जगहों की. नहीं, अब देखिए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो है बहुत गहरे हैं और बहुत बहुत सालों से हैं. तो इट्स नॉट एज इफ ये नया कोई एग्रीमेंट से इतना बड़ा फर्क पड़ा है. आफ्टर ऑल सऊदी अरेबिया में कम से कम
early 1980s से Pakistani troops have been stationed over there. So we shouldn't think that one development has suddenly changed the whole strategic picture. That's the thing. The fact is that Pakistan has very good relations with many of the Gulf countries, but in the last 20 years, especially in the last 10 years, we have been able to also establish good relationships. तो सर इसके अलावा जैसे आपने मुनीर की बात करी, आखिर में आपसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप सिंध क्लब गए? सिंध क्लब गया हूँ, हाँ। कैसे लगा आपको सिंध क्लब? बहुत अच्छा क्लब है। हाँ, सारे पाकिस्तान की एलिट वहाँ पे बैठी रहती है। हाँ। कैसे एक्सपीरियंसेस रहे आपके सिंध क्लब के? कोई किस्सा बताइए ना। मेरे एक्सपीरियंसेस ऑन द होल पाकिस्तान में बड़े अच्छे रहे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हैं भी, अभी भी। And Pakistanis individually are very warm and hospitable people. And to some extent, हमारा stock is common. So there is no problem in personal interactions. Okay. तो वो सब तो अपनी जगह बहुत ही सब है। और नवाज शरीफ से भी आप मेरी नवाज शरीफ से कई बार मुलाकात हुई। कैसे इंसान है वो? वेरी पॉजिटिव ऑन इंडिया, वेरी वार्म, और हमेशा उनकी ये सोच रही है कि पाकिस्तान के हित में है, इट इज़ इन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया, एंड जहाँ तक वो कर सके उन्होंने कोशिश की है टू इम्प्रूव रिलेशंस। अच्छा, और इमरान खान से मैं ज़्यादा नहीं मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ, एंड मुझे इमरान खान से भी यही इम्प्रेशन लगा था हमेशा दैट ही वांटेड टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। अच्छा, यही सबसे अच्छा मटन कहाँ पे मिलता है, कौन सी सिटी में? सबसे अच्छा मटन तो लाहौर में ही मिलता है। आप जाते थे वैसे? बहुत बार गया हूँ। वैसे घूमने के लिए तो कौन सी? घूमने के लिए, काम के लिए, मीटिंग्स के लिए। तो फिर ISI वाले लोग तो पीछे पड़े ही चलते हैं। वो तो आगे पीछे चलते ही रहते हैं, कहाँ जा रहे। बट वो तो मतलब कुछ हद तक मतलब they are like your protocol officers. तो थोड़ा कोई किस्सा बताइए ना सर, वहाँ पे खाने पीने का या इस तरीके से ISI का पर्टिकुलरली। ISI का एक किस्सा मुझे ध्यान में आता है कि वो मैं कराची जब जाया करता था हाई कमिश्नर के साथ, हाई कमिश्नर थे शिव शंकर मेनन, तो हमेशा एक ISI का ऑफिसर हमारे पीछे रहता था, और एक बार हम गए तो वो नहीं था, और पता लगा कि उसका तबादला हो गया कहीं और जब जिस दिन जाने लगे वो फिर वापस आया, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम दिखे नहीं 4-5 दिन से? कह रहा था, यार मुझे भी बड़ा फील हुआ। फिर मेरा उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, अब बड़े मुश्किल से मैं वापस आया हूँ इसी पोस्ट पे। तो एट अ ह्यूमन लेवल तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ इंटरैक्शंस लाइक दे आर इन इंडिया। तो वो आपस में दुश्मन वाली फीलिंग समझते हैं हमारे को उस तरीके से? हाँ, लोग जो वो भी है, मतलब इट्स अ जो कहते हैं ना कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशनशिप है। मतलब जो दुश्मन वाली फीलिंग या एडवर्सेरियल फीलिंग या एनिमोसिटी, वो सब भी सेंटिमेंट्स हैं, पर उसके साथ साथ देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, देयर इज आल्सो लॉट ऑफ फ्रेंडशिप। Pakistanis are very good, very hospitable, very warm. तो ये मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप। ओके। और उसको बड़ा ही मतलब इट विल बी एन एरर टू ट्रीट इट लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रिलेशनशिप। इट्स नॉट सिंपल। ओके। तो जैसे सर मनमोहन सिंह जी ने कहा था शायद 2008 के आसपास की उनकी तमन्ना इच्छा है कि वो अमृतसर में ब्रेकफास्ट करें, लाहौर में लंच करें और काबुल में जाके डिनर करें। इस तरीके के हमारे रिलेशन कभी हो पाएंगे या यही हो सकते हैं। आई मीन आफ्टर ऑल पाकिस्तान में भी बहुत लोग अब समझने लगे हैं, एंड सिमिलरली इन इंडिया, दैट unless you improve connectivity, your overall economic progress will be hampered by that. Okay. And तो ये भी नहीं है कि मतलब we have not tried to improve. बड़े कोशिश हुई थी, मैंने आपसे कुछ देर पहले ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की बात की थी, पर वो कामयाब नहीं हुई। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आगे भी कामयाब नहीं होगी, मे बी सम अदर पॉसिबिलिटीज will come up, पर उसके लिए पहले you need some minimum political understanding, और अभी वो मिनिमम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है नहीं। तो जब तक वो मिनिमम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तब तक ये जो और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं कनेक्टिविटी के या ट्रेड के या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, वो मतलब बैक बर्नर में ही रहेंगे। ओके। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हो तो लास्ट में डन कर दें। Sir, who do you think was responsible for the alienation of Muslims in the early nationalist movements when Congress was founded, and which further led to Aligarh movement?
and Shimla deputation and even our Muslim League. So it is like our fault, not our but someone's fault. I Whose don't. fault is that actually? No, I think first of all, it's difficult to find a simple answer because it was not a simple situation. But if you're looking for a simple answer, and especially if you're talking about the period, let's say from 1885 to about 1910, then the simple answer would point you towards the British. That it suited the British to have a policy whereby they could keep the Muslims and Hindus, in an antagonistic kind of position. Okay. But as I said, a simple answer is usually not the best answer because there are other factors also. But अगर आप एक ही if you want one simple answer, then I think I would give the main responsibility in that period, not necessarily in the later periods, but between 1885 and 1910, I would give the main responsibility to the British. Okay. Sir, when we talk about mobilizing people for a cause, so is community is the only catalyst for it to, because there were also trade union movements and worker union movements in our freedom struggle, and they were more united and they had more communal harmony in them instead of these other nationalist movements. So how do you see that? Well, I don't think we should underestimate the influence of ethnic and religious affiliation. I mean, in rational terms, because of our own thinking, we may want to give more preference to, trade union or more secular kind of platforms. But I don't think we should underestimate the influence of language, ethnicity, religion, and caste. Because in the end, we have to be guided by facts as they were and not as we would have liked them to be. Okay. So last question: how do you see the Mughal history from the Marxist point of view for the common people? How do you see the socio-economic environment of that time? I think it was from the common point of view, things were very bad. Bad. Yeah. All of medieval history, of all over the world, from the common person's point of view, it was a bad scene. Unless you were in the upper echelons of society, life was very difficult. तो सर थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इस बात को, समझ नहीं आई ये बात. नहीं, मतलब अगर आप 17वीं शताब्दी के बारे में सोचें, तो जो साधारण लोग थे उनकी जिंदगी कैसी रही होगी? बहुत ही खराब रही होगी. बिकॉज और अगर हम अपने कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव से देखें, तो you cannot view that life in nostalgic terms. It was a very difficult situation. तो सर ये तो पहले भी था, बाद में भी था, पर्टिकुलर इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम उस तरीके से क्यों देख रहे हैं? नहीं, उन्होंने पूछा कि how did the common people experience Mughal rule? Marxist opinion on Mughal history. तो I don't know what the Marxist opinion is, but in my opinion, life was very difficult, very hard. It was quite arbitrary. They were not able to, what they produced, they were not able to use for their own interests. They had to part with a large part of their surplus. Do you think Mughal society was a feudal society, and the concept of appropriation of wealth that you? No, I think in a commonsensical kind of sense, not in a technical sense, but in a commonplace sense, it was certainly a feudal society. Okay, yeah. You need to ask something. Okay, sir. बहुत Thank you very much. Thank you so Thank much, you, sir. thank you. Thank you. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. I hope the thing comes out as good. Yeah. मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है when we talk about foreign policy. कोई नहीं सर, फॉरेन पॉलिसी में तो अंग्रेजी चलती है. थैंक यू.